लेकिन अभी जो है एक सिरे से लेके चलेंगे, पॉलिटी स्टार्ट किया था तो पॉलिटी को ही लेके चलेंगे, और कुछ आगे की क्लासों में इसको कवर कराएंगे। करीब करीब 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहते हैं हर बार, तो कोशिश रहेगी कि वो 5 के 5 आपके पढ़े रहें। ठीक है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपके वो ऐसे अधिकार हैं जो कि आपको एक मतलब किसी भी देश का निवासी होने के रूप में मिलते हैं या इंसान होने के रूप में मिलते हैं। इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो इंस्पिरेशन है, वो यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से ली गई 1948 के। ठीक है। ये उसकी अवधारणा यहाँ से मतलब ये सारी चीजें ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, मनुष्य का जो मानवाधिकार है उससे रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा की बात करता है, मतलब फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है और इंटीग्रिटी की बात करता है। ठीक है। अब ये कौन से, कहां से लेके कहां तक के आर्टिकल में रहता है, इसका मतलब कौन से कहां से किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक रहता है? ये 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक रहता है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रहता है ये। ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रकार में, 6 प्रमुख प्रकार में बांटा गया है आपके फंडामेंटल राइट्स को। सबसे पहले समानता। देखिए, समानता नहीं रहेगी तो आपको, समानता नहीं रहेगी तो क्या होगा? समानता नहीं रहेगी तो आप नागरिक हैं कि राजा हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं हो पाएगा, मतलब भेद नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक समान राष्ट्र बनाने के लिए समानता का अधिकार देना सबसे पहले आवश्यक है, इसलिए 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया। उसके बाद जब समानता आ जाएगी तब आदमी कहेगा कि यार ठीक है, समानता आ गई, अब मुझे बोलने की आजादी चाहिए। ठीक है। और अपने जीवन की आजादी चाहिए, जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता जो है का अधिकार जो है वो 19 से लेके 22 में आता है। ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख जो अधिकार हैं, इसके नीचे ट्रिक भी बताऊंगा। फिर उसके बाद अब समानता की, भाई बोलने की बात हो गई, अब इक्वालिटी की बात हो गई, बोलने की बात हो गई। तब क्या होगा कि कुछ लोग होंगे या कई बार आपका जो राष्ट्र होगा, स्टेट होगा, वही आपके अधिकारों का दमन कर सकता है, या कुछ लोग जो है आपके अधिकारों का दमन कर सकते हैं। ठीक है। तो उन उन प्रकार के दमन, उस प्रकार के दमन को रोकने के लिए, उस प्रकार के वायलेशन ऑफ राइट्स को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 और 24 में है। देखिए, मानव एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक पशु है। ठीक है। जिसमें शोषण का भाव एक मतलब पहले से ही निहित है। ठीक है। तो उस शोषण के रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाया जाता है आर्टिकल 23 और 24 में। और उसके बाद चलिए 23 और 24 की बात हो गई। अब क्या है, जब एक सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ सामाजिक आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी होती है, सामाजिक पहचान होती है। ठीक है। जिसमें से धर्म सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है। हमारे देश में धर्म आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए धर्म की स्वतंत्रता के लिए, देखिए 19 से 22 में स्वतंत्रता की बात हो गई, अब लेकिन धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे उसको धर्म की स्वतंत्रता के लिए 25 से 28 में हमें आर्टिकल बनाने पड़े। ठीक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता हो गई। अब धर्म होगा तो गुट होंगे, ग्रुप होंगे, ग्रुप होंगे तो कोई मेजोरिटी होगा, कोई माइनॉरिटी होगा, कोई मेजोरिटी होगा मतलब कोई बहुसंख्यक होगा, और कोई माइनॉरिटी होगा मतलब कोई अल्पसंख्यक होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में अल्पसंख्यकों के पास मतलब थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको थोड़ी सी कह लीजिए कि सिक्योरिटी चाहिए, या फिर उनको तो ऐसे राइट्स चाहिए जिससे उनके अधिकारों का हनन ना हो, केवल संख्या बल पे। ठीक है। तो ऐसे केस में 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं, किसके लिए? माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब इन सारे अधिकार दे दिए गए। अब ये सारे अधिकार देने के बाद अब ये अधिकार अगर हनन होते तो जाना कहाँ पे है? अगर ये अधिकारों का हनन होता है तो जाना कहाँ पे? तो क्लियर एक आर्टिकल दिया गया है 32। 32 जो है अनुच्छेद, ये इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कह लीजिए कि हृदय और जो आत्मा है ये संविधान की। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अधिकारों आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको पता ही ना हो कि अपने हनन के विरोध में आवाज कहाँ उठानी है, तो आपके सारे अधिकार बेकार हैं। ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 32, जिसको रिट पिटीशन बोलते हैं, इसके द्वारा जो है वो आप
कोर्ट में जाके, जुडिशरी में जाके, अदालत में जाके अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको रिट्स बोलते हैं। रिट रिट का मतलब कि आप आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, आप मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक जो बनाई गई है, ये है समस्त शोध संस्कृति के उपचार। ठीक है, तो समस्त में जैसे समस्त है तो समानता से, सम जो है समानता से। ठीक है, फिर आधा स जो इस अस्त का है वो उससे स्वतंत्रता, फिर शोध के शो से शोषण, ध से धर्म। ठीक है, संस्कृति के संस्कृति जो है वो किसकी संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा किसकी, अल्पसंख्यकों की। और फिर उसके बाद उपचार जो है वो संवैधानिक उपचार। कैसा उपचार, अपने अधिकारों का हनन होने पे अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार जो है, यही आर्टिकल 32 है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा गया था अभी आपके पीसीएस के एग्जाम में। 44वें संशोधन ने संपत्ति अधिकार को मौलिक न रहकर कानूनी अधिकार बना दिया। इससे पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 19 में आता था। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन ने इसको मौलिक अधिकार हटा के इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपातकाल में अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है। ठीक है, 3 बार आपातकाल लगा है। ठीक है, सबसे पहली बार लगा था 1962 में इंडिया और चाइना के युद्ध के समय। उसके बाद लगा था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में, जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है। फिर उसके बाद 1975 में। ठीक है, 62, 71, 75 3 बार युद्ध, तीनों तीनों बार 2 बार युद्ध की स्थिति में। और 75 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने बोला था आर्मी जो है वो हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाली है, इस पे उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल में क्या है कि अधिकारों का निलंबन हो जाता है, क्योंकि अगर आपातकाल में भी अगर अधिकार मिलते रहेंगे तो लोग जो है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट को एक्ट करने ही नहीं देंगे। मतलब जो राष्ट्र है वो किसी भी तरीके से कड़े निर्णय ले नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पे अधिकारों का निलंबन हो जाता है। लेकिन 2 ऐसे अधिकार हैं 20 और 21 जो कि आपातकाल के वक्त भी उनका निलंबन नहीं होता। ठीक है, होता है ना, 2 जासूस करे महसूस ये दुनिया बड़ी खराब है, गाना सुना है आपने। तो 20 और 21 ऐसे ये 2 जासूस हैं जो कि कभी भी एब्सेंट नहीं होते, ये प्रेजेंट है हमेशा। 20 और 21 जो है कह लीजिए ये हमेशा प्रेजेंट है, ये आपातकाल की स्थिति में भी ये एब्सेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आइए फंडामेंटल राइट्स में आइए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हाँ इसका ओरिजिन बताना चाह रहा हूँ मौलिक अधिकारों का। इसका हाँ देखिए कहाँ से है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मैंने आपको इससे पहले पिछले कुछ पहली जो क्लास हुई जिसमें बताया था हमारा जो संविधान है वो मिश्रण है। ठीक है, ढेर सारे संविधानों का, दुनिया भर के संविधानों का मिश्रण है, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है वो बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स थे वहां से लिया गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसी के साथ साथ चलिए ठीक है वो आगे बताऊंगा मैं। हाँ अब देखिए, अब जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। क्यों उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारा जो देश है या हमारे जो कोई भी देश है वो हमेशा वहां पे गैर नागरिकों का भी आवागमन होता है। अगर उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उनके उनके साथ तो उनके मानवाधिकारों का तो उल्लंघन तुरंत हो जाएगा। तो उनको भी अधिकार देना पड़ेगा, उनको भी राइट्स देने पड़ेंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल सिटीजन्स के लिए मौजूद हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो अधिकार, देखिए 5 ऐसे अधिकार हैं। ठीक है, पंचांग पढ़ते हैं ना, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरह 5 ऐसे अधिकार हैं भारत के संविधान में जो कि केवल नागरिकों के लिए, केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जो कि है 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। 29, 30 तो देखिए आपको याद रहेगा ही, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो ये 29, 30 रहेगा। 15, 16 जो है वो समानता का अधिकार है, तो उसमें समानता जो है केवल, इसमें देखिए सरकारी नौकरियों की बात हो रही है और इसमें भेदभाव
भेदभाव रोकने की बात हो रही है, तो ये केवल सिटीजन्स को दिया जा सकता है। भाई सरकारी नौकरी कोई फॉरेनर आके तो करेगा नहीं, ठीक है। अगर फॉरेनर करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 19वां जो है ये स्वतंत्रता है, जिसको बोलते हैं बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिक एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेनर आके आपके देश में मान लीजिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगा, किसी कह लीजिए कि किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगा, तो आपके देश की जो संप्रभुता है उसका हनन होगा, जो सॉवरेनिटी है उसको चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो अपने देश का कोई नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश का कोई इंटरेस्ट ले आके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, जो कि आपके देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान का कोई आदमी आके अगर किसान आंदोलन में मान लीजिए कहता है कि भैया इनको क्यों नहीं मिल रहा, तो एक बार आपको डाउट होगा कि पाकिस्तान जो है अपने लोगों को भेज के यहाँ पे आंदोलन करा रहा है। तो 19 वाला जो है अधिकार वो केवल नागरिकों के लिए 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये याद रखिएगा 5 अधिकार हैं। इसके बाद इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार हैं जिसपे मैंने टिक लगा दिया है, ये सारे अधिकारों की लिस्ट है। इंपॉर्टेंट अधिकार देखिए 14। मैंने बोला था समानता नहीं होगी तो देश बनने का कोई फायदा नहीं है। भगत सिंह जी ने बोला था कि हमें केवल गोरों से आजादी नहीं चाहिए, हमें उनसे भी आजादी चाहिए जो गोरों की मानसिकता रखते हैं, ठीक है। तो अगर समानता नहीं होगी तो भारतीय होने के बावजूद भी अगर किसी के अंदर कह लीजिए कि सुपीरियोरिटी के का एक कह लीजिए कॉम्प्लेक्स है, किसी के अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लगता है कि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे यूनिक है, सबसे पावरफुल है, तो वहां पे वो राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। तो यहाँ पे समानता की बात होती है। 15 में देखिए भेदभाव को निषेध किया गया है। हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में बहुत तरह के भेदभाव होते हैं, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो कह लीजिए कि कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, ठीक है। उन भेदभावों को रोकने के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया। पहले तो समानता सबको दे दी गई, अब समानता होने के बाद जो हमारी विविधता है, उस विविधता की वजह से कई बार भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से कई बार डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन प्रेजेंट होती है, उसको रोकने के लिए 15 दिया जाता है। अब चलिए सबको अधिकार मिल गया, डाइवर्सिटी भी बचा ली। अब डाइवर्सिटी बचाने के बाद क्या है कि भाई सब लोग बिजी रहेंगे, सब लोग काम करते रहेंगे, सरकारी नौकरियों मिलती रहेंगी, तभी ना देश आगे बढ़ेगा। तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर के लिए, यहीं से देखिए रिजर्वेशन की बात होती है। सरकारी नौकरियों में समान समान अवसर के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए 16 दिया जाता है। समानता मिल गई, समानता मिल गई, भेदभाव खत्म हो गया। अब सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नौकरियां नहीं होंगी तो सोशल मोबिलिटी नहीं होगी। अगर नौकरियों में सरकारी नौकरियों में अगर आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार, तो सोशल मोबिलिटी नहीं होगी, सामाजिक विकास नहीं होगा। इस वजह से 16 दिया गया। 17 में छुआछूत का अंत किया गया। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है छुआछूत की, ठीक है। इस छुआछूत को अंत किया गया और इसी को बोला गया कि अगर इस तरह का कोई व्यवहार रखता है तो उसको जेल की या मतलब कानूनी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, ठीक है। बाकी सब राइट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं क्वेश्चन आंसर में कुछ कुछ कवर कराऊंगा। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला राइट। अम्ब्रेला राइट क्यों बोलते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को, इस अधिकार को इस्तेमाल किया है संविधान में बिना संशोधन किए नए अधिकारों को जोड़ने के लिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पुत्तुस्वामी केस जजमेंट था 2017 का, वैसे ये जजमेंट है, इसमें जो है निजता का अधिकार दिया था, राइट टू प्राइवेसी का। हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया जो है वो सब प्राइवेट कंपनीज हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हैं, आप किसी को अपनी कोई पर्सनल बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर वो डेटा कलेक्ट होता रहेगा और वो डेटा कहीं मान लीजिए मिसयूज किया जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन बेची जा रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी निजता का हनन होगा, आपकी मतलब लाइफ का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पब्लिक हो सकता है, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है वो पब्लिक हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए राइट टू प्राइवेसी, निजता का कानून जो है वो राइट टू लाइफ में आइडेंटिफाई किया गया, उसको नामांकित किया गया, किसके द्वारा? कोर्ट द्वारा। तो इसको अम्ब्रेला राइट बोलते हैं केस को। इसको अम्ब्रेला राइट मतलब इसके अंदर बहुत ढेर सारे राइट आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जाएंगे नहीं, मैं बस निजता वाला आपको बताना चाह रहा था कि एक नया राइट जोड़ा गया था पुत्तुस्वामी जजमेंट में, आगे पढ़ाऊंगा उसको मैं। 21A थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसको टिक नहीं लगाया मैंने, ये राइट टू एजुकेशन आया था। जहां आप ए देखिए
किसी भी आर्टिकल अनुच्छेद के आगे ए देखिए, क देखिए या ख देखिए, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो संशोधन से आया है। ठीक है, क्योंकि वो पहले नहीं रहा होगा, तभी इस तरह का आपको लेटर देखने को मिल रहा है। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में दी गई थी, जो कि 86वें संशोधन से दी गई थी, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद 23वें में आते हैं। 23वां और 24वां क्या बोला था? शोषण से बचाने के लिए। तो 23वें में किस तरह के शोषण से बचा रहे हैं? फोर्स्ड लेबर, बेगार के, और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। ठीक है, हमारे देश में आज भी बोला जाता है कि हमारा देश एक ट्रांजिट पॉइंट है। किस तरह का ट्रांजिट पॉइंट है? हमारा देश मानव तस्करी का एक ट्रांजिट पॉइंट है, जहां पे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से खासकर महिलाओं की तस्करी हो रही है गल्फ देशों में, क्योंकि गल्फ देशों के पास पैसा बहुत है। वहां पे वो उनको लेबर की तरह यूज कर रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। और नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार में गरीबी है। तो हमारा देश एक ट्रांजिट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 5 अधिकारों को छोड़ के बाकी सारे अधिकार जो हैं वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो अगर किसी का, मान लीजिए किसी मानव की तस्करी हो रही है हमारे पड़ोसी देशों से भी, तो हमारे देश में उस पर रोक लगाई जा सकती है आर्टिकल 23 को यूज करके। आर्टिकल 24 क्या है? 24 जो है 24 जो है बाल श्रम से होता है ना। एक बालक होता है, वो 24 घंटा परेशान रहता है। ठीक है, परेशान मतलब एक्टिव रहता है, परेशान तो नहीं कहेंगे, एक्टिव रहता है। तो ये 24 जो है वो बाल श्रम को रोकने के लिए है कि देखिए, अगर पढ़ने लिखने की उम्र है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 से 14 तक पढ़ने की उम्र है, और यहीं पे हम अगर बाल श्रम को अलाउ कर देंगे तो ये वाला अधिकार कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाल श्रम को रोकने के लिए जो बालक 24 घंटे एक्टिव रहता है, वो श्रम में जाने के बजाय पढ़ाई लिखाई करके एक मतलब संसार, उसके सोसाइटी के लिए एसेट बन के सामने आए, इसलिए बाल श्रम को निषेध किया गया 24 में। 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। मैंने 25 से 28 बताया था। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार हैं, रिलीजियस फ्रीडम के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है। इतना याद रखिए कि 29 और 30 जो है वो सामाजिक, शैक्षिक और भाषा से संबंधित जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अब इसमें भी 2 तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, बता देता हूं। हमारी जो सोच है वो ज्यादातर इसी बात पे केंद्रित रहती है कि अल्पसंख्यक केवल धार्मिक होते हैं, मतलब माइनॉरिटी केवल रिलीजियस होती है। बट यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी बात होती है, भाषी अल्पसंख्यकों की भी बात होती है, जो कि मान लीजिए कि यूपी में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसी कम्युनिटी है, मान लीजिए, जो कि गुजराती बोलती है। ठीक है, गुजरात के लोग हैं, बहुत पहले 6 7 8 पुश्त पहले आए थे, वो गुजराती बोलते हैं, तो उनके भी अधिकारों को बचाए रखना चाहिए। जैसे बनारस में एक बंगाली टोला कॉलेज है। ठीक है, तो हो सकता है वहां बंगाली में कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, मुझे इतना नहीं पता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अल्पसंख्यकों की जो कैटेगराइजेशन है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों है, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार के दोनों है। 32 पहले ही बताया था। 6 रिट्स, इसमें ये याद रखिए, इसको रिट्स बोलते हैं। रिट्स मतलब अपनी गुहार लगाने की, अदालत में अपनी अधिकारों के हनन पे गुहार लगाने की, मतलब कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का अधिकार। कब पिटीशन फाइल कर सकते हैं? जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम हर जगह आपको देखने को मिलता है। यह है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, HC। ठीक है, HP का लैपटॉप होता है, लेकिन ये HC है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब शरीर को प्रस्तुत करें। ठीक है, इसमें अदालत जो है किसी भी व्यक्ति, सरकारी पब्लिक ऑफिशियल को बोल सकती है कि भैया, ये पर्सन को डिटेन किया गया है, आपने क्यों डिटेन किया है, क्यों इसको जेल में बंद रखा है, इसको आप प्रस्तुत कीजिए अदालत में। ठीक है, और खुद भी प्रस्तुत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नागरिक जो है हेबियस कॉर्पस यूज करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे ये बात उठी थी कि हेबियस कॉर्पस जो है सस्पेंड हो जाता है, मतलब निरस्त हो जाता है, लेकिन कोर्ट ने बोला था हेबियस कॉर्पस जो है वो इमरजेंसी, आपातकाल के टाइम भी सस्पेंड नहीं होता है। ये थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। हेबियस कॉर्पस याद रखिएगा। अदालत पूछ सकती है आपको, क्या प्रकट हुई है अदालत में? चलिए आइए, प्रकट हुई है। ठीक है, निष्ठा का अधिकार बताया था पीछे, राइट टू प्राइवेसी, जो कि अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था। देखिए, 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी का ये अधिकार है, 21वीं शताब्दी का ये अधिकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 21वीं शताब्दी का अधिकार जो है वो
21 आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा गया है। 21वीं शताब्दी का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस पे फोकस कीजिए एक बार। मैंने पीछे बताया था कि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। सोशल मीडिया के दौर में आपको प्राइवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। 21वीं शताब्दी में ही सोशल मीडिया का दौर आया है। ऐसे में 21वीं शताब्दी का अधिकार भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी दी गई है। इसके अलावा राइट टू साइलेंस भी है, मतलब चुप रहने का अधिकार। ठीक है, अगर आपके खिलाफ कानूनी कोई जांच चल रही है, कह लीजिए 2020 के मैच से पहले जो साइलेंस रहता है, चुप्पी रहती है, ठीक है, वो याद रखिए आर्टिकल 20 में चुप रहने का अधिकार है। 2020 के मैच से पहले जो साइलेंस रहता है, शांति रहती है, वही राइट टू साइलेंस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देश हैं। ये वह राइट्स हैं जो कि कोर्ट में आप जिसको जाके गुहार नहीं लगा सकते। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी अधिकार ही के रूप में है, पर इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, इसकी स्थिति इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था आजादी के बाद, तो हमारा देश इतना काबिल नहीं था कि हमारे देश में आप इतने तरह के अधिकार दे पाए, इसलिए राज्य को नीति निर्देश कुछ ना कुछ दिए गए। ठीक है, अब ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। फंडामेंटल राइट्स पीछे पढ़ाया था, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो अमेरिकी संविधान से है, और ये आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें तो हाँ, एक चीज मैं पीछे बताना, शायद मैंने नहीं लिखा है, फिर से बता देता हूँ, शायद नहीं बताया है। ये भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। आप याद रखिए, त्रिदेव से याद रखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए। अगर बात करें तो त्रिदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह अगर आपके देश में अगर आप नागरिक हैं तो आपके लिए भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 3 और त्रिदेव, इससे याद रखिएगा। ठीक है, भाग 3 ही त्रिदेव है और वही मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आता है डीपीएसपी जो कि भाग 4 में है। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। उसको बताया था मैंने 12 से लेके 35 तक, और ये 36 से लेके 51 तक। ठीक है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, पर यहाँ पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। संवैधानिक स्थिति आपकी यह है कि यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते अगर इनका हनन होता है। ठीक है, 3 विचारधाराओं में इसको बांटा गया है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ने के लिए बांटा गया है, ऐसा नहीं कि आपके संविधान में इस तरह बांटा गया है। ठीक है, आपके संविधान में 35, 36, 37, 38 ऐसे ही करके लिखा है, लेकिन आपके पढ़ाई पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए बांटा गया है। किन विचारधाराओं पे? एक तो गांधीवादी सिद्धांत पे, गांधीयन प्रिंसिपल पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? देखिए, गांधी जी हमेशा बोलते थे राम राज्य की, और राम राज्य की वो बात करते थे कि गांव से जो है राम राज्य आएगा। ठीक है, तो गांधी जी का जो पहला जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देश है, वो आर्टिकल 40 है। ठीक है, जिसमें वो राम राज्य की बात करते हुए ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करते हैं। इसी तरह ये तो हो गया संगठन। अब गांव में संगठन तो बन गया, लेकिन संगठन बनने के बाद वहां पे आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? तो कुटीर उद्योगों की बात की जाती है। गांधी जी ने स्वदेशी स्वदेशी को बहुत ज्यादा बल दिया था, उन्होंने खादी ग्राम उद्योग को बहुत ज्यादा बल दिया था। तो वही गांधीवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 43 में जो है कुटीर उद्योगों को, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है, स्मॉल कोऑपरेटिव्स, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, 46वां देखिए जो है SC ST व कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात होगी कि भाई 15-16 में भी तो संरक्षण की बात दी गई थी। 15-16 में विकास की दिशा दी गई थी। ठीक है, जहां पे उनको रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया था शिक्षा के संस्थानों में, और कहाँ पे दिया गया था? सरकारी नौकरियों में। 46 बोल रहा है कि हमें अभी और उनकी मदद करनी है जो समाज के बैकवर्ड सेक्शन है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लीगल बताया है सरकार ने। ईडब्ल्यूएस सरकार रिजर्वेशन को लेकर जब हमारी कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने बोला कि भैया हम तो आर्टिकल 46 को ही बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेकर आए। ठीक है, तो आप जान लीजिए डीपीएसपी को भी अगर कह लीजिए कि मूर्त रूप में ले आना है, ठीक है, अगर उसको जीवंत करना है, तो सरकार उसके लिए भी संशोधन कर सकती है, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसी आर्टिकल 46 को ध्यान में रख के बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए 1947 में
हमें कह लीजिए कि आजादी मिली, और 48 में सबसे पहले बात हुई कि यार ठीक है, हमारा देश जो है वो गौ पूजा पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि वैदिक काल में जो है वो कैटल्स का, मवेशियों का, गाय का कितना ज्यादा योगदान था, कितना ज्यादा वहां उनका महत्व था। तो 47 जैसे ही हमें कह लीजिए कि आजादी मिली, अगले साल हमें याद आया कि जो है गौ संवर्धन, गौ सुरक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आर्टिकल 48 में गौ संवर्धन, जो कैटल काउ प्रोटेक्शन, इसकी बात की है। गांधी जी कहते थे कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। गाय का जो है वो मतलब उसको एज ए फूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गौ संवर्धन की बात होती है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि हमारा देश जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ा है, समाजवाद की आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ा है। जब तक 1991 का रिफॉर्म नहीं हुआ था, उसके पहले तक हमारा देश जो है समाजवादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ा है, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे राइट हैं, पर मैं कुछ एक दो बताना चाहूंगा आपको। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क है, 41 में राइट टू वर्क है, ठीक है। अब राइट टू वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर देश में कह लीजिए कि बहुत समय से मान लीजिए कि कृषि चल रही थी, लेकिन कृषि के अलावा भी बहुत से चीजों में हमें आगे बढ़ना था, ठीक है। उसके लिए राइट टू वर्क देना जरूरी था। जैसे कि इसी को ध्यान में रख के मनरेगा का कानून बनाया गया। आज भी गांव में हर एक घर से एक व्यक्ति जो है वो मनरेगा के अंडर काम करने के योग्य है, ठीक है। तो इसको इसी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया था कि भाई सबके पास अगर काम है तभी वो आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 43 इससे थोड़ा सा बदलाव है, इसमें इसमें उचित वेतन की बात है, ठीक है। एक होता है कि आपको मान लीजिए दिन भर काम करने के लिए मान लीजिए 300-400 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उचित वेतन क्या है कि एक वेतन फिक्स कर दिया गया है, इससे नीचे आपको वेतन नहीं मिल सकता। इसलिए लिविंग वेज बोलते हैं इसको, मतलब जिसपे आपका जीवन यापन हो सके। ये 43 में मेंशन्ड है। देखिए ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये बहुत आएंगी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश डीपीएसपी में क्या अंतर रहता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कुछ डीपीएसपी से, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये तो 41-43 में पढ़ा था मैंने, ठीक है। ये 36 से 51 में डीपीएसपी आता है, इतना आपको याद रहेगा, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा बहस चल रही है 44 पे। हाँ, तीसरी विचारधारा का जो हमारा राज्य के नीति निर्देश हैं वो हैं लिबरल, जिसको उदारवादी सिद्धांत बोलते हैं। आर्टिकल 44 जो है ये बहुत ज्यादा बहस में है। बोलते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 44 इस समय एक उबलते हुए, कह लीजिए कि कढ़ाई की तरह है, ठीक है। उबलते हुए कढ़ाई की तरह है, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा संसद में बहस भी हो रही है, जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। समान नागरिक संहिता। हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो समान है, मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा नहीं देखी जाती। लेकिन अगर कोई सिविल जो है, मतलब उसकी जो पर्सनल राइट्स वाली जो अगर अधिकारी को बात करें, जैसे कि इनहेरिटेंस की बात कर लें, मैरिज की बात कर लें, ठीक है। आप कैसे अपने माता पिता से आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये सब धर्म के आधार पे होती है। मुस्लिम का अलग कोड है, हिंदूज का अलग कोड है, क्रिश्चियन का अलग कोड है, ठीक है। इसी को एक करने के ऊपर बहस हो रही है, जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक 2 स्टेट्स में है, करंट अफेयर्स की चीज बता रहा हूँ। 2000 आई थिंक 24 में उत्तराखंड में भी ये लागू हो गया था, गोवा में ये पहले से ही है, ठीक है। गोवा में ये पहले से ही है, उत्तराखंड में ये लागू हो गया था यूसीसी, ठीक है। उत्तराखंड ने लागू किया था ये। आर्टिकल 50 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बोल रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर कर रहा है। किसके किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। देखिए डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब विधेयिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून, न्यायपालिका, सॉरी, कार्यपालिका जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और जुडिशरी, अदालत, जो कि कानून के उल्लंघन होने पर उस पे अपना फैसला सुनाती है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात कर रहा है। इससे पहले होता क्या था, जो कार्यपालिका के ही लोग थे वही फैसला सुना देते थे, ठीक है। वही फैसला सुना देते थे, बहुत से जैसे जमीन के विवाद हैं वहां पे फैसला सुना देते थे, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए आर्टिकल 50 में ये बात की गई कि भाई
न्यायपालिका अपना काम करे और कार्यपालिका अपना काम करे, ठीक है, इसका पृथक्करण किया जाए। इसलिए 1973 में एक सीआरपीसी का मतलब एक कानून आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है 1973 का, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे देश में फॉलो होता है, किसके किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, इन तीनों के बीच में, ठीक है।